Assalamu alaikum students. So basically in this lecture we are going to be discussing at trees. Tree is again a very important data structure और trees जो हैं आपके they are used in many different applications. जैसे आपकी directories होती हैं, directory trees होते हैं. इसके अलावा of course data can be stored in trees. तो binary search trees are very important because they can be used for fast searching. जैसे हमने बाइनरी सर्च की बात की थी, तो बाइनरी सर्च ट्री मेक्स यूज ऑफ दैट सेम डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, डिवाइड बाय 2 टू गेट टू द डेटा वेरी फास्ट. इसके अलावा देयर आर सम डेटा विच इज हायरार्चिकल इन नेचर. तो हायरार्चिकल डेटा इज मोर सुटेबली स्टोर्ड इन अ ट्री. सो बेसिकली ट्री रिप्रेजेंट अ हायरार्चिकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, फैमिली ट्रीज, रिकॉर्ड्स, tables of contents, etc. So then we can look at the binary tree, and binary tree means the parent node can have at the most 2 children. यानी किसी भी पेरेंट के 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते. That is the idea about a binary tree. Okay? और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें नजर भी आ रहा है बेसिकली कि जो पेरेंट 1 है उसके जो चाइल्ड नोड्स हैं 2 and 3 हैं. नोड 2 जो है पेरेंट, उसके चाइल्ड नोड्स हैं 4 and 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यानी कि 2 से कम हो सकते हैं मगर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते. मिनिमम 2, मैक्सिमम 2. ठीक है ना. मिनिमम कैन बी 0 और 1. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द फुल बाइनरी ट्री. देन फुल बाइनरी ट्री में या तो कोई भी चाइल्ड नहीं होगा या 2 चिल्ड्रन होंगे. अगर 1 चाइल्ड है तो फिर फुल बाइनरी ट्री नहीं है. तो पेरेंट 2 का सिंगल चाइल्ड है 4, सो इट इज नॉट अ फुल बाइनरी ट्री. ठीक है. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम पेरेंट्स के 2 चिल्ड्रन है या 0 चाइल्ड है. इस पेरेंट का 0 चाइल्ड है, तो इट इज अ फुल बाइनरी ट्री. सर अगर इसमें यानी कि 1 आ जाता 3 में तो ये नॉट अ फुल हो जाता. बिल्कुल जैसे यहाँ पे हुआ पेरेंट 2 का सिंगल चाइल्ड हो गया. गुड. Of course, then we can look at a complete binary tree. A complete binary tree में क्या होता है? Tree having maximum number of nodes at all levels except the last level, which is left justified. अब अगर हम देखें तो जो 1 पेरेंट है उसके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं. ठीक है. तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में होगा कि अपर जो लेवल्स हैं वो तो फुल होंगे और लास्ट लेवल में फुल ज्यादा नोड्स नहीं होंगी जितनी मैक्सिमम हो सकती हैं, कम होंगी, बट दे वुड बी जस्टिफाइड टुवर्ड्स द लेफ्ट. अब इसको देखें आप. ठीक है. यहाँ पे ये फुल नहीं है, इसलिए कि देखें ना, ये भी यहाँ भी नोट हो सकती थी, यहाँ भी नोट हो सकती थी, तो कम है मगर लेफ्ट जस्टिफाइड. तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर अ कंप्लीट बाइनरी ट्री कि लास्ट लेवल में लेफ्ट साइड पर जस्टिफाइड हो और कम नोड्स हो एज कंपेयर टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स. देन वी लुक एट द परफेक्ट बाइनरी ट्री. और परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है? अ ट्री हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट ऑल लेवल्स. तो सब लेवल्स अगर कंप्लीटली फुल हो तो क्या कहलाएगा? परफेक्ट बाइनरी ट्री. क्या मतलब है? दिस इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ ऑल, रूट नोड जिसको कहते हैं ए. इसमें डेप्थ 0 है. तो इसमें कितने मैक्सिमम नोड्स होते हैं? 2 raised to power डेप्थ 2 raised to power 0 1 नोड. अब यहाँ पे डेप्थ 1 है. ठीक है ना. तो डेप्थ 1 है तो 2 raised to power 1 2 नोड्स. तो 2 नोड्स यहाँ पे आ गए. यहाँ पे डेप्थ 2 है, 4 हो सकता है, तो 4 नोड्स हैं तो कंप्लीट नोड. यहाँ पे 2 raised to power 3 8, तो कंप्लीट सॉरी परफेक्ट बाइनरी ट्री है, इसलिए क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं तमाम लेवल्स. दिस इज अ गुड एक्सरसाइज. और इसमें हमारे पास कुछ ट्रीज दिए गए हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर दे आर कंप्लीट बाइनरी बोथ या नन बेस्ड ऑन आवर क्राइटेरिया. अच्छा जी. अब ये जो है बेसिकली इसमें फुल में क्या देखा था हमने बोला? फुल बाइनरी ट्री में 0 होता है या 2 होता है. गुड. और कंप्लीट में लेफ्ट जस्टिफिकेशन होती है. ठीक है जी. तो क्या ये फुल है? इट इज नॉट फुल. व्हाई? सर यहाँ पे एक सिंगल चाइल्ड. शाबाश. और कंप्लीट भी नहीं है, इसलिए कि राइट साइड पे जस्टिफिकेशन है, नोट्स लेफ्ट साइड पे नहीं. ठीक है. अब ये अगर हम देखें तो इज दिस ट्री फुल? शाबाश. इट इज फुल.
इसलिए कि या तो 0 चाइल्ड नोड है या 2 चाइल्ड नोड, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं, इसलिए कि लेफ्ट साइड पर जस्टिफिकेशन नहीं है। इसमें क्या है, इसमें सर कंप्लीट तो है, फुल नहीं है सर। फुल इसलिए नहीं है कि सिंगल चाइल्ड है, कंप्लीट है कि लेफ्ट जस्टिफिकेशन। और ये जो लास्ट केस है ये आइडियल केस है, ये फुल भी है, फुल भी है और कंप्लीट भी है, लेफ्ट भी बताया बिल्कुल, लेफ्ट जस्टिफिकेशन भी है और 0 और 2 चाइल्ड की क्राइटेरिया को भी फॉलो कर रहा है। गुड। देन वी कैन लुक एट एक्सप्रेशन ट्रीज। एक्सप्रेशन ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि जब एक्सप्रेशन की इवैल्यूएशन होती है बेसिकली तो इट इज डन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। तो अब देख लें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2 into 3 डिवाइड बाय 2 minus 1 into plus 5 into 4 minus 1। तो 2 minus 1 पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, शाबाश, 4 minus 1 होना चाहिए, और जब ये हो जाएगा लेफ्ट राइट साइड भी हो जाए, लेफ्ट साइड भी हो जाए, तो आखिर में प्लस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसलिए उसकी प्रेसिडेंस सबसे कम है। तो क्या होगा, पहले राइट साइड को अगर देखें तो 4 minus 1 पहले इवेल्युएट हुआ, देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो राइट साइड आ गई हमारे पास। अब लेफ्ट में क्या होगा, 2 minus 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है जी, और फिर 2 into 3 एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो 2 into 3 एग्जीक्यूट हो गया और 2 minus 1 एग्जीक्यूट हो गया। जब ये भी एग्जीक्यूट हो गया और ये भी एग्जीक्यूट हो गया, देन फाइनली डिवाइड टू गेट द लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द एक्सप्रेशन। और आखिर में सर ऐड का सबसे आखिर में। Okay students, as an exercise try to make the expression tree for this particular expression. Okay, good. Now there's another expression tree, you can check this and verify, right? Now some points about traversing binary trees. Traversal is an activity where we visit each node of a binary tree. तो जब traversing की बात आती है तो there can be different traversals based on the structure of the tree, ठीक है। तो इसमें basically जो पहला traversal हो सकता है वो ये होता है कि it is a pre-order traversal, जिसको कहते हैं। इसमें root node is visited, followed by the left node, followed by the right node. So if this is our tree, root node is visited, then we move to the left node, left side, left की root node को visit किया, A B, अब कोई root node मौजूद नहीं है, तो D और E को visit किया, ये complete हो गया। फिर अब हम right side पे आए तो C is a root node, C को visit किया, left पे आए तो left पे root node F है, उसको visit किया, अब कोई और root node नहीं तो H और I को visit किया, फिर G को visit किया, then our traversal is complete. So this is basically pre-order traversal NLR. इसी तरह से ऑफ कोर्स हमारे पास पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होगा, पहले लेफ्ट साइड को विजिट करेंगे, फिर राइट साइड नोड को विजिट करेंगे, और फिर हम रूट नोड को विजिट करेंगे। तो अगर हम देखना चाहें तो इसका ट्रैवर्सल जो है हमारा वो उसका ऑर्डर कुछ ये बन रहा है। नाउ फॉर द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल वी विल विजिट द लेफ्ट नोड फॉलोड बाय द राइट नोड एंड फाइनली द रूट नोड। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको विजिट नहीं करेंगे, नो, दिस इज द रूट नोड, नो, डी रूट नोड, लेफ्ट नोड, राइट नोड, रूट नोड, यहाँ पे आए, इसको विजिट नहीं करेंगे, इसको विजिट नहीं करेंगे, इसको विजिट नहीं करेंगे, लेफ्ट राइट रूट, राइट रूट, एंड देन फाइनली दिस रूट। So this is the order. इसी तरह देखते हुए ऑफ कोर्स आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को भी देख लीजिएगा, ठीक है, इट वुड बी जस्ट सिमिलर, जस्ट द सीक्वेंस ऑफ नोड्स, लेफ्ट रूट एंड राइट। So this covers up our traversals, and after having the traversal discussion we can look at basically what is a binary search tree, a very important tree जिसका मैंने भी जिक्र किया था। Binary search tree is used a lot in searching, and BST जो है binary search tree, it is basically just like a binary search. So binary search tree में क्या होता है कि हमारे पास root node होता है, और जितने भी nodes towards the left side of the root node होते हैं उनकी वैल्यू less than होती है with the root node, और जितने भी
राइट साइड पे होते हैं उनकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो रूट नोड 8 है तो लेफ्ट पे जितनी भी नोट्स हैं वो 8 से लेस हैं, राइट पे जितने भी नोट्स हैं वो 8 से ज्यादा है, दैट इज द BST. ठीक है, so now let's look at a very good discussion that is basically how we insert in a binary search tree or a BST. So in this exercise basically हमारे पास first node है 31, second node is 16, 31 is less than 16 तो लेफ्ट साइड पे इंसर्ट कर दिया हमने. उसके बाद 45 आया, 45 is greater than 31 राइट साइड पे आ गया. अब 24 इंसर्ट करना है, 24 is less than 31 तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा. मगर 24 is greater than 16 तो राइट साइड पे इंसर्ट हो गया. फिर 7 इंसर्ट करना है तो 7 is less than 31 लेफ्ट साइड पे आ गए. एंड 7 is less than 16 यहाँ पे इंसर्ट हो गया. नाउ वी हैव टू इंसर्ट 19 तो 19 is less than 31 लेफ्ट साइड पे आ गए. 19 is greater than 16 राइट साइड पे आए. बट 19 is less than 24 तो लेफ्ट में स्टोर हो गया. एंड सिमिलर 29 को देख लें, 29 is less than 31 लेफ्ट साइड पे आ गए. बट 29 is greater than 16 राइट साइड पे आ गए. एंड 29 is greater than 24 तो राइट साइड पे आ गए. So this is how the insertion is taking place. So after having discussed about insertion in a binary search tree, let's now look at the process of deletion in a binary search tree. अब बाइनरी सर्च ट्री में जब डिलीशन की बात आती है तो जाहिर है डिलीशन के वक्त बेसिकली देयर कैन बी डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द नोड विच इज डिलीटेड. ठीक है जी, एक कंडीशन पहली होती है कि द नोड दैट वी आर डिलीटिंग डज नॉट हैव एनी चाइल्ड. जैसे नोड 24 है, नोड 24 डज नॉट हैव एनी चाइल्ड तो पहला केस है. तो अगर नोड 24 को डिलीट करना होगा तो डिलीशन ऑफ नोड 24 इज इजी बिकॉज 24 डज नॉट हैव एनी चाइल्ड. तो करेंगे क्या कि नोड 24 इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड 37, यस और नो. तो इसको डिलीट करने के लिए इस नोड 37 का जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको हम नल कर देंगे. तो जब लेफ्ट पॉइंटर को नल कर दिया बेटा तो ये नोड 24 डिलीट हो गई, हमारे पास ये केस आ गया. तो दिस इज डिलीशन इन अ BST वेयर द नोड टू बी डिलीटेड हैज नो चाइल्ड. केस 1 है. अब केस 2 में क्या है कि जी जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं उसका एक सिंगल चाइल्ड मौजूद है, यानी कि नोड 37 को वी वांट टू डिलीट और नोड 37 has got one child which is node 24 which is the left child. अब इसमें डिलीशन करने के लिए बेसिकली हमने इस नोड को डिलीट करना है. ठीक है ना, तो ये चाइल्ड यहां से हटके यहां पे लाना होता है बेसिकली हम. तो उसका क्या होगा, उसको ऑफिशियली हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि राइट चाइल्ड ऑफ नोड 20 इक्वल्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड 37. यही हमारा पॉइंट. ठीक है, तो 20 का जो राइट पॉइंटर है इट इज इक्वेटेड विद द लेफ्ट पॉइंटर ऑफ नोड 37. तो लेफ्ट पॉइंटर ऑफ नोड 37 24 है. तो जब एग्जीक्यूशन होगी तो 20 के बाद ये राइट साइड पे 24 आ गया. तो दिस इज द केस ऑफ सेकंड केस ऑफ deletion of a node which has got one child. Last but not the least, we look at deletion in a BST where the node to be deleted has got two children. जिस नोड को डिलीट करना हो उसके अगर 2 चाइल्ड हो तो कैसे डिलीट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर हमें नोड 50 को डिलीट करना है, नोड 50 has got 2 children 12 and 62 और इन फैक्ट 2 सब ट्रीज हैं. ये राइट सब ट्री है और ये लेफ्ट सब ट्री है. Is everyone following? Left सब tree and right सब tree. Now in this case 3 where the child has got 2 sub trees, left sub tree and right sub tree, हमारे पास चॉइस होती है, हम या तो राइट सब ट्री पर काम कर रहे हैं या हम लेफ्ट सब ट्री पर काम कर रहे हैं. तो एज अ कन्वेंशन हम राइट सब ट्री को देखेंगे और राइट सब ट्री में लोएस्ट वैल्यू देखेंगे हम कौन सी है. कौन सी वैल्यू लोएस्ट राइट सब ट्री में 58 को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे. जब हमने 58 को यहाँ से कॉपी उसकी यहाँ पे बना दी तो यहाँ भी 58 आ गया और यहाँ भी 58 आ गया, मगर ये डुप्लीकेशन हो रही है. तो ये तो सही जगह पे है, इस वाले 58 को डिलीट करना है. अब ये 58 कौन सा केस हो गया, 58 के कितने चिल्ड्रन है सर, एक है. शाबाश, केस 2 हो गया. गुड, शाबाश. तो हम क्या करेंगे, 62 का जो लेफ्ट पॉइंटर है
इट इज इक्वल टू राइट पॉइंटर ऑफ नोड 58. शाबाश, ये हमने कर दिया. तो नोड 62's लेफ्ट पॉइंटर इज इक्वेटेड विद द राइट पॉइंटर ऑफ नोड 58 which is 60. So 62, 60. This is the tree after the deletion process. Okay, after the process of deleting, we can look at searching, how we can search in a BST. For example, if we want to search for 3, हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं. 6 is less than 3, तो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए. यहाँ पे आ गए. Now 4 is greater than 3 और 3 is less than 4. ठीक है, तो कहाँ पे होना चाहिए? लेफ्ट साइड पे होना चाहिए. लेफ्ट साइड पे आ गए. बट नाउ 3 is greater than 2, तो राइट साइड पे जाना चाहिए. यहाँ पे गए तो हमें मिल गया. दैट इज द सर्चिंग. Okay, after having the searching, we can look at what is called as a heap. Heap is again a very important data structure. और जो memory management होती है आपकी, memory allocation और memory deallocation जो है आपके computing systems में, that is mostly measured और that is mostly created using the concept of heaps. Memory heaps होते हैं जिसमें से memory हम allocate करते हैं, उसको use करते हैं. फिर जब हम उस memory को free करते हैं तो उसी heap में हम उसको return कर देते हैं memory को. So it is basically a complete tree that satisfies the heap property. और heap property क्या है बोला? It's very simple. If P is the parent of C, अगर max heap होगा तो value of the parent would be greater than or equal to the value of child node. तो maximum heap में parent हमेशा greater than होगा या equal to होगा of the child. और अगर मिनिमम हीप होगा तो अपोजिट हो जाएगा. पेरेंट वुड बी लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ चाइल्ड इन द केस ऑफ मिनिमम हीप. तो मैक्सिमम हीप एंड मिनिमम हीप. अब ये देख लें, इसमें मिनिमम हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? पेरेंट इज लेस देन चाइल्ड, पेरेंट लेस देन चाइल्ड, पेरेंट लेस देन चाइल्ड, पेरेंट लेस देन चाइल्ड. एवरी पेरेंट इज लेस देन एवरी चाइल्ड. ये नहीं हो सकता कुछ हो कुछ ना हो, सबके सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ये वही चीज बताई गई है जो हमने ऑलरेडी देख ली है. ठीक है ना. मैक्स हीप देख लें. एवरी पेरेंट इज ग्रेटर देन चाइल्ड, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन. ठीक है, इसी तरह से मैक्स हीप प्रॉपर्टी होगी. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम जरा करेंगे. इसको जरा नोट कर लें आप कॉपीज में. ओके, सो व्हेन वी हैव टू इंसर्ट इन अ मैक्स हीप, दिस इज आवर एरे, वी हैव टू इंसर्ट इनटू अ मैक्स हीप. तो फर्स्ट नोट इज 10 को हमने यहाँ पे सेट कर दिया. आफ्टरवर्ड्स ऑफ कोर्स वी हैव टू इंसर्ट 5 इज लेस देन 10, तो 10 के अंडर आ गया. यहाँ पे लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट नहीं है. सही है, ये सीक्वेंशियली फिल करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. ठीक है, फिर 1 आ गया तो 1 कहाँ पे आएगा? 10 के राइट पे चला जाएगा, इधर आ गया. उसके बाद 7 आया, ये लेवल फिल हो गया है तो 7 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब 7 इंसर्ट हो गया, 5 यहाँ पे 7 है, मगर है मैक्स हीप में इसको बड़ा होना चाहिए तो छोटा होना चाहिए. तो ये जो शेडेड है ये स्वैप हो जाएंगे नोट्स. तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया. ठीक है, इसको नोट करें जरा एंड ट्राई टू कंप्लीट दिस. ओके, नाउ वी हैव टू इंसर्ट 4. तो 4 इज इंसर्टेड टू द राइट ऑफ 7. सो दिस सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी, सो नो प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद है वी हैव टू इंसर्ट 3. तो 3 हमने 1 के लेफ्ट हैंड सेट कर दिया. 1 यानी लेस है तो सर बिल्कुल 3 प्रॉपर्टी हुआ, स्वैप हो गया. उसके बाद ऑफ कोर्स 8 इंसर्ट होगा. 8 जो है सर 3 के उसमें राइट में होगा. 8 जो है वो 3 के राइट में होगा. अगेन प्रॉपर्टी वायलेट होगी तो स्वैप हो जाएगा. दिस इज द फाइनल थिंग. देन ऑफ कोर्स 2 वुड बी इंसर्टेड. 2 वुड बी ओके, इसलिए कि 2 वुड बी इंसर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ 5. उसके बाद 6 इंसर्ट होगा टू द राइट ऑफ दिस पेरेंट, स्वैप हो गया. ठीक है, और फाइनली वी हैव 9.
9 is basically inserted to the left of 4. लेफ्ट 4 yes तो ये वायलेट हुई प्रॉपर्टी, तो स्वैप हुआ, swap होगा। 9 4. अब दोबारा प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, Yes. यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, डबल स्वैप होके 9 यहाँ पे आ गया, और 7 यहाँ पे आ गया. दिस इज द फाइनल मैक्स max हीप है and it's following the property of the max heap. So now as far as the process of deletion in a heap is concerned, अगर heap के किसी भी intermediate value को delete करना हो yes तो बहुत costly हो जाता है हमारे लिए, ठीक है. तो heaps हमेशा इस तरह इस्तेमाल होते हैं कि हम root node को delete करते हैं और वही केस बेसिकली हम स्टडी करते हैं, ठीक है. और इसमें प्रोसेस क्या होता है कि जो लास्ट नोड होती है हीप की उसको हम रूट पर प्लेस कर देते हैं और लास्ट नोड को डिलीट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि रूट नोड पे जो प्लेस हुआ है तो हीप प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है. इफ द हीप प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोइंग देन वी कैन हीपिफाई इट, ठीक है. एग्जांपल देखते हैं. सो इन दिस एग्जांपल दिस वाज अवर मैक्स हीप. इज इट अ मैक्स हीप, यस और नो? yes sir तो अब हम डिलीट कर रहे हैं रूट को, रूट ही डिलीट करते हैं. तो रूट 10 इज टू बी डिलीटेड. तो होगा क्या, 4 को हम, 4 इज द लास्ट एलिमेंट, ठीक है. तो 4 को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और 4 को हम कॉपी कर देंगे रूट पे. तो हमारे पास ये आ गया रिजल्टेंट yes sir हीप, यस और नो? yes sir अब ये मैक्स हीप को फॉलो नहीं कर रहा है yes sir तो हम हीपिफाई कर देते हैं, इसको इस नोट से रिप्लेस कर Swap देते करा हैं. देंगे. तो 5 4 2 3 हमारे पास ये हीपिफाइड हो गया. तो दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डिलीशन इन अ मैक्स हीप. सिमिलरली ये एक हमारे पास मैक्स हीप है तो उसमें एज एन एक्सरसाइज यू कैन ट्राई इट आउट सही हाउ टू डिलीट यूजिंग दिस सेम एल्गोरिथम, ठीक है. सही Now after discuss that, I am discussing one of the very important algorithms that is related with the storage of characters in memory and basically how this storage can be done to conserve the storage of space. yes So basically when we store the characters in memory there are two methods. One is to use the fixed length binary code. yes कोई binary code इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें कोडिंग, जैसे ASCII है, yes sir ASCII is a code. तो ASCII is basically a fixed length code, if I would say. Fixed length code का मतलब है कि every character has got the same number of bits. अगर fixed length 8-bit code है तो every character has got an 8-bit code, yes ठीक है. और variable length coding का मतलब क्या है कि based on the properties of that character the length of the code can vary. तो उसमें हो सकता है कि जो लेटर ए है हमारा वो 4 बिट्स पर रिप्रेजेंट हो रहा है फॉर एग्जांपल, लेटर बी हो सकता है वो 2 बिट्स पर रिप्रेजेंट हो रहा है एंड सो ऑन. तो हर कैरेक्टर की जो लेंथ है वो वेरिएबल होगी अगर हम वेरिएबल लेंथ कोड की बात करेंगे, और एवरी कैरेक्टर की लेंथ फिक्स्ड होगी अगर हम फिक्स लेंथ की बात करेंगे, ठीक है. So this is basically the idea. So basically the idea is कि when we want to store characters in memory, fixed length code जो है हमारे वो memory inefficient हैं, इसलिए कि उसमें एक ही लेंथ के तमाम कोड्स होते हैं. yes sir वेरिएबल लेंथ कोडिंग जो है वो एफिशिएंट है इसलिए कि वो मेमोरी कम कंज्यूम करती है, बिकॉज जिस कैरेक्टर की जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतना उसके कोड का साइज छोटा होता चला जाता है. तो वी हैव मच सेविंग इन मेमोरी. लेट्स सी दिस पॉइंट. अब ये हमारे पास एग्जांपल है. हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमारे लैंग्वेज में 6 कैरेक्टर्स हैं ABCDEF yes sir और हमने फिक्स लेंथ कोड डिफाइन कर दिया. अब 6 है ना, yes तो 6 को इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करने के लिए, रिजेंबल करने के लिए हमारे पास जो है वो मिनिमम जो होता है 3 बिट्स चाहिए हमें यूनिकली करने के लिए. तो ये हमने 3 बिट कोड डिजाइन करते हैं A000, B001, C010 एंड सो ऑन. सही सब उसकी ये हमने असाइन करते हैं. अच्छे से तो अब बेसिकली है ये कि अगर हमारे पास ये मैसेज है, ठीक है, लेट मी एनलार्ज दिस मैसेज टू इट बिकम्स मोर क्लियर, ठीक है. तो लेट मी डू दिस. सो नाउ दिस इज अवर मैसेज, ठीक है. अब इसमें एवरी कैरेक्टर हैज गॉट कितने बिट्स? 3 बिट्स. तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं इसमें अगर हम काउंट करें
तो हमारे पास 27 आएंगे टोटल कैरेक्टर्स, ठीक है। और चूंकि हर कैरेक्टर के कितने बिट्स हैं 3, तो टोटल मैसेज की जो बिट्स हो गए वो 81 बिट्स हो गए। 81 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू सेव दिस मैसेज इन मेमोरी यूजिंग दिस फिक्स्ड 3-bit कोड। अब now let's look at how we can store the same message using variable length codes। और वेरिएबल लेंथ कोड्स का एडवांटेज ये है कि वेरिएबल लेंथ कोड्स में बेसिकली हमारा जो बिट्स के जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो कम हो जाएंगे बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। पहले हम ए को लेंगे कि ए कितने टाइम में अपीयर हो रहा है, 12 टाइम, 12 होगी। बी सिर्फ एक दफा आ रहा है, बी की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। सी इज 2 टाइम्स एंड सो ऑन। तो हमने तमाम कैरेक्टर जो हमारे मैसेज में उसकी फ्रीक्वेंसीज निकाली। तो आफ्टर हैविंग दोज देन वी कैन यूज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द हफमैन एल्गोरिथम टू डिटरमिन आवर कोड फॉर दिस काइंड ऑफ स्कीम। और हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम जो है वो लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम है। और लॉसलेस का मतलब ये है कि व्हाटएवर वी कंप्रेस वी कैन गेट 100% बैक। कोई चीज हमारे पास लॉस ही नहीं होती। जैसे इमेज कंप्रेशन की बात करते हैं ना, इमेज को आप जेपैग में कन्वर्ट करते हैं, तो जेपैग इज अ लॉसी कन्वर्जन, इसलिए कि जब आप दोबारा कन्वर्ट बैक करेंगे तो कुछ क्वालिटी का लॉस होगा, पूरा डेटा में नहीं मिलेगा, पिक्सल वगैरह फट जाते हैं बिल्कुल, और आपकी रेजोल्यूशन कम हो जाती है। तो हमारा आइडिया क्या है, वी विल असाइन वेरिएबल लेंथ कोड्स टू द इनपुट कैरेक्टर्स, और जो लेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स पर डिपेंड करेगी। जैसा मैंने पहले बताया, हम देखेंगे जिस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी लेंथ ऑफ कोड कम हो जाएगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी लेंथ ऑफ कोड ज्यादा हो जाएगी। दैट इज द आइडिया। सो इट इज एन ऑप्टिमल स्टैटिक टेक्निक फॉर डेटा कंप्रेशन यूजिंग बाइनरी कोड्स। क्या चीज, हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। हमारे पास ये एक सीक्वेंस था, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है, ठीक है। तो आप लोग काम करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को जरा नोट कर लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। So now based on the frequency we would be creating a tree which is called as the Huffman encoding tree। और इसको कैसे करते हैं, the idea is very simple। First of all what we do, let me enlarge it। First we write the characters with their frequencies in ascending order, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने नोट्स को और उनकी फ्रीक्वेंसीज को लिख दिया। तो लेफ्ट मोस्ट 2 नोट्स मिनिमल फ्रीक्वेंसी की नोट्स हैं, उनको ऐड कर लिया हमने। इसको ऐड किया तो 1 + 2 3 आ गया, 3 आ गया हमारे पास। अब 3 जब हमारे पास आ गया तो 3 का जो रिजल्ट है उसको हमने रिजल्टेंट ट्री में यूं लिख दिया, है ना। 3 को यही होना चाहिए ना मिनिमम। अगेन इन असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट मिनिमम ये 3 + 3 है, ये 6 हो जाएगा। और 6 कहाँ आएगा, 5 के बाद आएगा। तो दिस इज द आइडिया। तो हमने ये किया, इसको ऐड कर दिया। तो जब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो किस तरह से आ रहा है, 3 और D3 को ऐड करके आ रहा है। और 3 कैसे आ रहा है, B1 और C2 को ऐड करके आ रहा था। मगर C की पोजीशन क्या है, आफ्टर E5 एंड बिफोर A12। तो ये नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सर आखिर में 2 को प्लस इसको कर देंगे, 9 आएगा। 9 फिर इधर आएगा, 9 इधर आएगा, isn't it? This is basically how the tree would be created। तो F यहाँ तक हम यहाँ पे पहुंच गए थे। अब हम क्या करेंगे, F4 और E5, 9 आ जाएगा, 9 यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ट्री कैसे बन जाएगा हमारा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। एक स्टेप हमने इसमें किया नहीं है, और ये जब हम करके आएंगे तो उसके पास हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स ये आया, तो F4 और E5 यहाँ पे कर लें, 6 9 लिखो यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको आप कर दें, जरा इसको लिखें यहाँ पे, बनाएं इसको ट्री को। नाउ just let me have a look at it। So now F4 and E5 would be added, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला ट्री आ जाएगा, 3 and
23 isn't it? Yes, sir. और उसके बाद जाएगा ये जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी। Right. F45 जो है वो 9 आ जाएगा यहाँ पे, Yes, sir. Yeah. 9 आ जाएगा, सॉरी, और 9 के नीचे F45 लिख देंगे, Yes, sir. F4 and 5. E5, ठीक है जी। और अब 12 आ जाएगा, Yes, sir. अब 12 बजे सर. 8 A12, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सर अब 6 और 9 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे. 6 और 9 ऐड होके आ जाएंगे, ठीक है। और 6 और 9 जब ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास ये 15 आ जाएगा, Yes, sir. और उसके नीचे फिर ये 3 आ गया हमारे पास। अब 15 जो है A12 के राइट पे आ Yes, जाएगा। sir. वो राइट पे आएगा. अब ये दो रह गए, तो एंड द एंड ये दो ऐड होके हमारे पास ऊपर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल हफमैन ट्री, ठीक है। ओके, now we have created the Huffman tree. Now we just have to assign the codes so that we can find the codes using the Huffman tree. So now let's see how we can assign the codes. Now this is our finalized Huffman tree. तो लेफ्ट के जितने लिंक्स हैं उनको 0 असाइन कर दें, और राइट के जितने लिंक्स हैं उनको 1 असाइन कर देते हैं। तो ये सूरत हाल आ गई, all zeros towards the left, all ones towards the right. अब हमने कोड्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमने कोड निकालने हैं, तो जिस भी लेटर का कोड हमने निकालना होगा उसका जो पाथ है उस पे वो कोड डिपेंड करेगा। रूट से स्टार्ट करेंगे। अब ए तक हम कोड निकालना तो 27 से निकले, यहाँ पे ए पे पहुंच गए, तो सिर्फ 0 को हमने ट्रैवर्स किया तो 0 आ गया, 1 बिट कोड। अच्छा 0 1 बिट जी, 0 का कोड ए का कोड आ गया 0, 1 बिट कोड। अब बी को निकालना है, तो बी कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। तो ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं बी तक पहुंचने के लिए। 1 0 0 0, तो 1 0 0 0 4 बिट्स हमारा किसका आ गया, बी का कोड आ गया। अब एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखें आप, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी, सर A12 ए की। तो सबसे छोटा कोड ए का है, सबसे छोटा है सर, ये भी मैं मेंशन कर रहा था। है ना। सबसे स्मॉल फ्रीक्वेंसी बी की थी, बी की थी, तो सबसे बड़ा कोड जो है बड़ा बी B का है। है, तो जो हमने पहले बात की Yes, थी। फिर सी निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल अराइव एट सी। तो सी तक कैसे आएंगे, 1 0 0 1 and so on and so forth. So this is basically how the different codes have been assigned. F का देख लें लास्ट, F कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे। Yes, sir. तो F है जी 1 1 1 then 0,0. तो 1 1 0 is the Yes. so this is basically the Huffman variable length coding. अब हमारे पास ये कोड्स आ गए हैं, ठीक है। Yes, sir. अब हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, Yes, sir. तो हम टोटल नंबर ऑफ बिट्स निकालते हैं कि अब हमारा ये मैसेज कितने बिट्स में स्टोर होगा। तो ए की फ्रीक्वेंसी 12 है और ए का कोड 1 बिट का है, Yes, sir. तो 12 इंटू 1 1 इंटू 12। बी कितने बिट्स का कोड है, 4 बिट है। 4 बिट का, और एक दफा आ रहा है Yes, sir. तो 4 इंटू 1। सिमिलरली सी का कोड कितने बिट्स का है, 4 बिट्स का है, और कितनी दफा आ रहा है, 2, दो दफा। तो 4 इंटू 2। 4 बिट। इस तरह से टोटल हमने निकाल लिए तमाम कैरेक्टर्स को ऐड किया तो 60 बिट्स आया। ओरिजिनल हमारी फिक्स लेंथ कोडिंग में कितनी स्पेस इस्तेमाल हो रही थी, 81। 81 बिट्स, Yes, और वेरिएबल लेंथ में हमारी कितनी स्पेस इस्तेमाल हुई, 60 बिट्स। तो हमने सेव किया है, और कितना सेव किया है उसकी कैलकुलेशन हमने ऐसे निकाल ली है कि 81 - 60 डिवाइड बाय 81 into 100 which is 26%. That's a substantial amount of saving. So using the variable length Huffman coding we save 26% of space in memory. तो ये एडवांटेज है हमारा इसका वेरिएबल लेंथ कोडिंग का, Huffman कोडिंग का। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको जरा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ट्रैवर्सिंग बनेगा। हाँ, पहले स्पेशल ट्री बना लीजिएगा, फिर ट्रैवर्सिंग कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ये एक और एक्सरसाइज है हफमैन कोडिंग, इसके लिए बनाइएगा, टेक्स्ट के लिए। Then of course you make a binary search tree and a minimum tree for this data. So this ends up to the discussion.